हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होना बाकी है। आज के इस वीडियो में अब तक हुए एसएससी सीजीएल के पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है अभी जिनका पेपर इन दिनों में है उनके लिए। तो ये क्लास आपको आज शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है। और आपको बता दें, मैं डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट करवाते आ रहा हूं। उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख कर जाना, यह आपके भले के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उन सारे वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज के इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चंस हैं। उन सारे प्रश्नों का निचोड़ जो है शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सा देश है जिसको प्राचीन समय में पर्सिया के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर है ईरान। ये जो ईरान है ना साथियों, ईरान का प्राचीन नाम था पर्सिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है? याद रखना, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो भाई राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर। देखिए, पनामा नहर जो है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। पनामा नहर ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, याद रखना। आगे देखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? अब देखो, बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इसको रद्द करवाया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। कब करवाया था रद्द? तो याद रखना 1911 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 1911। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? यानी इनमें से कौन से सुल्तान है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फिरोज तुगलक। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए, गांधी जी ने इनमें से किस कानून को काला कानून कहा था? याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रॉलेट एक्ट। अगला है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो देखिए, इनमें से कौन से यूरोपीय थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? अब देखो, सबसे पहले कौन आया था? तो भाई सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली सबसे फर्स्ट में आए थे, फर्स्ट में। और सबसे लास्ट में कौन आए थे? तो सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है ये सबसे लास्ट में आए थे, याद रखिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। देखिए, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो इनमें से कौन सा समाज है जिसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिया था? और 4 सूत्रों में कौन कौन सा 4 सूत्र था? तो एक स्वधर्म, एक स्वराज, एक स्वदेशी और एक स्वभाषा था। तो देखिए, करेक्ट आएगा आर्य समाज ने। बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये भी आपको यहाँ याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भाई इनमें से कौन से विजयनगर के सम्राट थे, ठीक है, जिन्होंने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो भाई याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो निम्न राजवंशों में से कौन थे जिन्होंने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? याद रखिएगा, चोल शासकों ने। ठीक है,
तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी 846 ईस्वी में। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। साथियों ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इनको याद रखना है। देखो, सैंधव स्थलों के उत्खनन या उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा बैल का, ऑप्शन नंबर सी बैल। अगला है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो भाई पृथ्वीराज विजय का लेखक आपसे पूछा है, तो यहाँ करेक्ट आएगा जैनक, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर अगर आपसे पृथ्वीराज रासो पूछता कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर होता देखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक और पृथ्वीराज विजय का लेखक है जैनक, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती ही खत्म हो गई थी। तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर है साथियों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बेदरा का युद्ध, जो कि साथियों 1759 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। अब जो सातवाहन शासक थे उनकी जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो क्या थी, याद रखिए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्राकृत भाषा थी ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। तो सुबह आज़ादी नामक कविता के लेखक कौन है, तो भाई फैज अहमद फैज, याद रखिए फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर बी। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है। तो देखिए होयसाल की राजधानी का नाम क्या है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं कहाँ। तो भाई राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं साथियों, तो याद रखिए एलोरा और एलिफेंटा दोनों जगह में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए चालुक्य विक्रम संवत जो था इसका प्रचलन किया था विक्रमदायित्य षष्ठम ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था, ये आप जानते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो याद रखिए 1939 में, 1939, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो साथियों देखिए चोल राजा जो थे, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो भाई शैव धर्म को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है शैव धर्म। भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। शंकराचार्य इन्हीं का नाम था आदि शंकर, ठीक है, ये बाद में शंकराचार्य बने थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिए करेक्ट है केरल में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है केरल। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। तो भाई इनमें से वो कौन से शासक थे जिसके राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, यानी जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों के राजदरबार में। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो देखो बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो ये भाई लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा लखनऊ। आगे देखिए, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे क्या थे। तो देखिएगा असरफी जो होते थे ना साथियों, असरफी की बात करें यहाँ तो असरफी जो है ये सोना का बना होता था, ठीक है, रुपया चांदी का था और दाम तांबा का बना होता था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर ए। घंटी यंत्र या जिसको तुला यंत्र के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इसका प्रयोग होता था किसके लिए। तो भाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है।
तो भाई नवीनतम का संबंध किससे है साथियों, तो याद रखिए चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चिकित्सा। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो देखिए जगदीशपुरा के राजा कौन थे बिहार के, तो भाई कुंवर सिंह, याद रखना वीर कुंवर सिंह। अगला फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे, तो याद रखिए सफरुद्दीन। देखिए सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाँ मनेरी, बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है किसका, तो भाई डिंडीगुल जो है ना ये क्या है, तो देखिए डिंडीगुल ये नाम है तमिलनाडु में स्थित एक नगर का। डिंडीगुल कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो भाई फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार किसने स्थापित किया था, तो साथियों हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। किस सुल्तान ने हासिल सब्र यानी सिंचाई कर नामक नया कर लगाया था, तो किस सुल्तान ने हासिल सब्र जो कि एक सिंचाई कर था यानी हासिल सब्र नामक एक नया कर लगाया था, तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जो कि सबसे प्राचीनतम व्याकरण है और इसके रचयिता है पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पाणिनि। अंतिम मुगल बादशाह जफर था, यानी देखिए अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। उनके पिता का नाम क्या था, तो देखिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन कौन थे, तो भाई नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी, देखिए हैदर अली की मृत्यु जो है कब हुई थी साथियों, तो जिस वक्त जो है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, कब, तो 1782 ईस्वी में, तो राइट आंसर होगा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1782 में। अगला है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है, तो भाई रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से संबंधित है, यह जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम यानी रानी पद्मिनी के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, तो राइट है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है, संविधान के भाग 3 में वर्णित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों को या सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई, तो भाई किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी, तो देखो करेक्ट आंसर होगा 1976 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है, देखिए कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इसको पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। और ये कुतुब मीनार दिल्ली में है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, और ये जो कुतुब मीनार का सबसे मुख्य द्वार है, मेन गेट जिसको बोलते हैं, उसका नाम है अलाई दरवाजा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कुतुब मीनार। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, तो साथियों मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है, इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, तो देखिए करेक्ट आएगा 36% भाग पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था, तो भाई ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, यानी किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था, तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाई संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो याद रखिए चतुर्थ भाग में, यानी भाग 4 में। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी,
तो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखना बृहत कथा की, यानी बृहत कथा के रचनाकार कौन है? तो गुणाढ़, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो भाई 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों देखिए, मुगल शासक हुमायूं का मकबरा पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगानंद का रचनाकार कौन था? तो भाई नांगानंद का रचनाकार कौन था? याद रखिए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? भाई टमाटर की चटनी को अगर अधिक समय तक ताज़ा रखा जाए या रखने के लिए उसमें कौन सा एक यौगिक मिलाया जाता है थोड़ा सा? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया है यह साथियों मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर बी। टेरिलिन बनाई जाती है टेट्राथेलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। आपको बताना है कि टेरिलिन जो है ये एक तो टेट्राथेलिक अम्ल और इनमें से किसकी प्रतिक्रिया से बनाई जाती है? तो याद रखना इथिलीन ग्लाइकोल की प्रतिक्रिया से। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? देखिए प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो होती है तरंग व कण दोनों के ही समान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो साथियों ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माफ करना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की जो अवधि है इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो देखिए करेक्ट है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने। अगला है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो देखिए अमरकोश के लेखक अमर सिंह ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो देखो करेक्ट आंसर होगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो भाई याद रखिएगा गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अगला है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? देखिए बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए इनमें से कौन सा स्थान है जो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा कालीकट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि केरल में है। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो देखिए विजयनगर का इनमें से कौन सा शासक था जिसकी उपाधि थी गजबेतकर? तो याद रखिए देवराय द्वितीय का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा देवराय द्वितीय। तो साथियों आप लोगों का पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये क्लास कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।